साल 2023 के आगमन के साथ ही राजनीतिक तापमान गर्म होने लगा था। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, तो वहीं 2024 के आम चुनावों की आहट भी सुनाई देने लगी थी। जाहिर है, राजनीति के लिहाज से 2023 बेहद खास रहा। अगले आधे घंटे में हम 2023 में होने वाली प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। साल 2023 कई मायने में अहम सियासी घटनाओं का गवाह रहा। साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। राजनीतिक पंडित आगामी लोकसभा से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल मान रहे थे। ऐसे में 2023 राजनीतिक लिहाज से काफी अहम रहा और ये बात 2023 के आगमन के साथ ही साफ हो गई थी। साल 2023 उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका लेकर आया। बीते साल महाराष्ट्र में उद्धव की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार तो पहले ही चली गई थी। उद्धव को शिवसेना किसकी है कि लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। उद्धव ये लड़ाई हार गए। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दी। तीर कमान चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को मिला। महाराष्ट्र से सत्ता से पहले ही बाहर हो चुके उद्धव ठाकरे के लिए ये एक और बड़ा झटका था। जुलाई महीने में एनसीपी नेता शरद पवार को भी करारा झटका लगा। भतीजे अजित पवार ने एनसीपी पर दावा करते हुए शिंदे सरकार से हाथ मिलाने का फैसला किया। एनसीपी किसकी है, ये मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया। शरद पवार की एनसीपी पर पकड़ बेहद कमजोर हो चुकी थी। बेटी सुप्रिया सुले सहित चंद नेता ही उनके साथ खड़े थे। बाकी प्रफुल्ल पटेल समेत तमाम पुराने दिग्गज अजित पवार के साथ चले गए। अजित गुट वाली एनसीपी शिंदे सरकार में शामिल हो गई। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फडणवीस की अगुवाई वाली साझा सरकार और मजबूत होकर उभरी। 2023 के फरवरी महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल सरकार के दूसरे और ताकतवर मंत्री को जेल जाना पड़ा। बाद में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को 2023 में कोई राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में पूरे साल केजरीवाल सरकार पर सवाल उठते रहे। पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा। ईडी ने मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि करप्शन के मुद्दे पर तार तार होती दिखी। साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सबसे पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। 2 मार्च को इन 3 राज्यों के नतीजे आए तो बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड में फिर से चुनावी जीत हासिल करने में कामयाब रही। त्रिपुरा में नई सरकार ने सत्ता संभाली तो मेघालय में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। हालांकि मेघालय में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कॉनराड संगमा की अगुवाई में एक बार फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी। त्रिपुरा के नतीजों ने दिखाया कि कैसे बीजेपी अपनी जड़ों को उत्तर भारत से इतर अन्य राज्यों में भी और गहरा करती जा रही है। साल 2023 में ही एक अहम घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत के फैसले के बाद 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। मोदी सरनेम मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और 7 अगस्त को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। तमाम चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए साल 2023 का महीना राहत भरा रहा। दक्षिण भारत के बेहद अहम राज्य कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। बीजेपी को राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं हो पाई। बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने का बीजेपी का फैसला कर्नाटक की जनता को रास नहीं आया। हालांकि कांग्रेस में जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बने, इसके लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खूब रस्साकशी देखने को मिली। आखिरकार सिद्धारमैया फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। डीके शिवकुमार राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 28 मई 2023 की तारीख
भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई, जब दुनिया के सबसे बड़े और पुरातन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साल 2023 की राजनीतिक घटनाओं पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 2023 में भले ही कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन विपक्षी दलों को बखूबी पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का मुकाबला अकेले कोई विपक्षी दल या नेता नहीं कर सकता। 2023 के जुलाई महीने में 26 दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन का ऐलान किया, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। बीजेपी ने इसे इंडी गठबंधन बताते हुए कहा कि अपने अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए ये सभी दल एक साथ आए हैं। ये बात और है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो गठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाया। अपने गठबंधन के बाद से ही इंडिया गठबंधन में कभी संयोजक के नाम पर तो कभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर अलग अलग मत सामने आते रहे। मोदी के खिलाफ ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर न कोई चेहरा तय कर पाया है, न ही कोई नीति साझा कर पाया है।
ऐसे में यह गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को कितना टक्कर दे पाएगा, इसमें संशय ही है। वहीं जुलाई महीने में एनडीए ने अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाकर दिल्ली में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा दल आए। एनडीए के इस शक्ति प्रदर्शन से साफ हो गया कि उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास न तो सहयोगियों की कमी है और न ही जमीनी स्तर पर मजबूती की। हालांकि बाद में एनडीए के कुनबे से तमिलनाडु में अहम सहयोगी एआईएडीएमके ने साथ छोड़ दिया। साल 2023 में 26 जुलाई वो तारीख थी जब संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ 17वीं लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसका नतीजा क्या होगा, ये तो विपक्ष को पहले से ही पता था। लोकसभा में प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 8 अगस्त को चर्चा हुई और 11 अगस्त को ये प्रस्ताव भारी बहुमत से खारिज हो गया। खुद विपक्ष ने प्रस्ताव पर मतदान के दौरान हिस्सा नहीं लिया। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। साल 2023 संसद से पारित होने वाले ऐतिहासिक विधेयकों के लिए भी खूब जाना जाएगा। आधी आबादी को हक दिलाने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों से इसी साल पारित हुआ। मोदी सरकार के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। साल 2023 ऐसे कुछ बेहद अहम विधेयकों के लिए जाना जाएगा जो संसद से पारित किए गए। साल 2023 के सितंबर महीने में मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सबको चौंका दिया। विशेष सत्र में मोदी सरकार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने से जुड़ा ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आई। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा में सिर्फ 2 मत इस विधेयक के विरोध में पड़े तो राज्यसभा में एक भी मत विधेयक के खिलाफ नहीं पड़ा। लंबे समय से देश की आधी आबादी की मांग को मोदी सरकार ने पूरा कर दिखाया। संसद का ये विशेष सत्र संसदीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन अब ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है।
दिसंबर में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए। नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को चौंका कर रख दिया। 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई। साल 2023 के आखिरी महीने के पहले हफ्ते में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी नतीजे आए और बीजेपी ने इन 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी बरकरार रखी। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीता। 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे में जेपीएम ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में भी बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। अरुण साव और विजय शर्मा ने राज्य में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि पार्टी को तेलंगाना में सत्ता हासिल हुई। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। साल 2023 तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के लिए अच्छा नहीं रहा। पैसे लेकर सवाल पूछने और संसद के लॉगिन को साझा करने के मामले में 8 दिसंबर को लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। महुआ मोइत्रा ने 2019 में करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था। संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी 13 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी जिसने संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। 13 दिसंबर को 2 लोग स्मोक स्टिक लेकर लोकसभा सदन में दर्शक दीर्घा से कूद गए। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद गृह मंत्रालय को संसद की सुरक्षा की व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा। शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर दोनों सदन में खूब हंगामा किया। हंगामे के चलते बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। आपको कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा आपको। आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे। पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य। नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले रहा कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। जब राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की जा रही थी, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी और विपक्षी दलों की खूब आलोचना की।
ए मेंबर ऑफ अदर हाउस, आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। दिसंबर महीने में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 नए विधेयक पारित किए गए। सरकार ने पहले पेश किए गए और संसदीय समिति को भेजे गए विधेयक को वापस लेते हुए नया विधेयक सदन के पटल पर रखा, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संसद से पारित होने के बाद अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानूनों की विदाई का रास्ता साफ हो गया। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर। दिसंबर महीने में एक तरफ विपक्षी गठबंधन के बीच मतभेद की खबरें बार बार सामने आ रही थी, तो वहीं नेताओं ने आगे की रणनीति को तय करने के लिए दिल्ली में अहम बैठक की। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन खुद खड़गे ही चुनावों से पहले उम्मीदवार के नाम तय करने के पक्षधर नजर नहीं आए। दिसंबर महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबर सामने आई। 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी ने दिल्ली में 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ाने और 2019 के मुकाबले अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। जाहिर है, जब नया साल सामने है और साल 2023 खत्म हो रहा है, तो राजनीतिक दल 2024 के लिए अपनी तैयारियों को और तेज करते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए जहां 3 राज्यों में प्रचंड चुनावी जीत से उत्साह से लबरेज है, तो वहीं विपक्षी दल अपने मतभेदों को खत्म करने में जुटे हुए हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। जाहिर है, अब सबकी निगाहें 2024 में होने वाले आम चुनाव पर टिक गई हैं। साल 2023 का सफर अब खत्म होने जा रहा है। सभी को बेसब्री से इंतजार है
2024 का। 2024 राजनीति के पटल पर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2019 से भी बड़ी जीत की ओर विश्वास से आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को रोकने की रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। जाहिर है नतीजे कुछ भी हो, 2024 राजनीति के लिए बहुत अहम साल रहने वाला है। 2023 के प्रमुख घटनाओं पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।